पहली कहानी नोएडा पुलिस की आई। आरुषि के 16 में ही कई इंसिडेंट है 2008 का। उसके 810 दिन के बाद जब डॉक्टर राजेश तलवार गिरफ्तार हुए थे और नोएडा पुलिस का कहना था कि जो रोजा पुलिस ने कहानी दी। पहली कहानी नोएडा पुलिस की वो ये। क्या आरुषि और हेमराज को डॉक्टर तलवार ने 16 मई की रात को आपत्तिजनक हालत में आरुषि के कमरे में देखा और उससे में हेमराज को मारा और आरुषि को मारा, और यही दोनों कातिल है। इसके बाद डॉक्टर तलवार को गिरफ्तार किया गया। केस चलता रहा। कुछ दिन के बाद जब मायावती मुख्यमंत्री थीं, उस वक्त प्रेशर ज्यादा था मीडिया का, तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। अब सीबीआई की तरफ से इसमें दो आइए हम जैसे कहेंगे या दो अफसर जिन्होंने इस केस को संभाला। एक थे एजीएल कौल, सीबीआई के दूसरे थे अरुण कुमार। अरुण कुमार काफी बड़े बड़े केसेस देखे उन्होंने। तो इन दोनों की नोएडा की कहानी तो आपको बता दी, ये मोटिव था ये। लेकिन नोएडा की कहानी में भी ये कहानी थी, इसमें सबूत कोई नहीं था। अब आइए सीबीआई की पहले जो आई है उनकी कहानी। अरुण कुमार जब इस केस को देखा उन्होंने वो सारी चीजें हुई, दोनों ने ये कहानी लाई कि नहीं इसमें जो कृष्णा है वो कातिल। और उनकी कहानी ये थी कि 16 मई की रात को दो हेमराज इनका नौकर था, वो अपने कमरे में था। हेमराज से मिलने के लिए कृष्णा आया, अक्सर उसके कमरे में आया करता था। एक और जो इनकी फैमिली फ्रेंड दुर्रानी है, उनका नौकर था राजकुमार। ये तीनों बैठ के दारू पी रहे हैं, वहां शराब पी रहे थे। उसके बाद रात को अचानक कृष्णा की नीयत खराब होती है, वो जाता है आरुषि के कमरे की तरफ। हेमराज उसको रोकता है, वो सुनता नहीं है और इसी को उससे मैं वो हेमराज को मारता है। फिर आरुषि विरोध करती तो वो आरुषि को मार देता है और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। जब कृष्णा को गिरफ्तार किया गया और उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसके बाद की कहानी तो दो कहानी आ गई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कृष्णा है तो फिर डॉक्टर तलवार जेल में क्यों है, ये अंदर क्यों है? तो भी खैर वो चलता रहता है और इसी कहानी के वजह से फिर बाद में डॉक्टर तलवार को जमानत मिल जाती है और नुपुर तलवार भी बाहर होती है। अब उसके बाद केस आता है एजीएल कौल साहब, उसकी भी आई के अफसर थे, तो उन्होंने पूरी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने 2013 में बकायदा, चूंकि वो खुद पुलिस या सीबीआई अफसर कोर्ट में जिरह नहीं करता, उनका वकील होता, तो सीबीआई के वकील ने कोर्ट में जो दलील दी, जो कहानी सुनाई, वो तीसरी कहानी अब सुन रही है। वो कहानी थी कुल 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक, जो सीबीआई की कहानी थी। और ये कहानी बहुत हद तक नोएडा पुलिस की जो पहली कहानी थी उससे मिलती थी। तो पहली बार लेकिन सीबीआई ने ये कहा था कि अब तक सारी ये चीज में तो आ रही थी, बट कौल साहब की जो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में गाजियाबाद में जो कहानी सुनाई गई बकायदा कोर्ट के अंदर, वो कहानी कुछ यूं थी। ये 16 मई की रात और ये 6 घंटे की कहानी थी, क्योंकि 6 घंटे में ये सारा क्राइम का हिसाब किताब है कि 16 मई की रात करीब 12 बजे डॉक्टर राजेश तलवार अपने ड्राइंग रूम में टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे। उस रात उन्होंने वाइन पी थी, शराब की बोतल भी मिली थी वहां पे, और नुपुर तलवार अपने कमरे में थी। इसके बाद डॉक्टर तलवार को अचानक कुछ ये 12 बजे से शुरू होती तो अब 12 से एक गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। काम करते करते अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तुम्हें लगता है कि हेमराज के कमरे से आवाज आ रही है। फिर उन्हें यह भी लगता है कि हेमराज के कमरे में कुछ और लोग हो, तो हेमराज के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा जो है वो खुला हुआ था। ये अंदर देखते हैं तो कोई नहीं था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैं वापस हेमराज के कमरे की तरफ से अपनी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी फिर उन्हें आवाज आती। इस बार वो आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा दूसरी तरफ था और उसी का कमरा दूसरी तरफ। तो जब ये उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें आवाज थोड़ी थोड़ी साफ सुनाई देने लगती है। अच्छा, आरुषि जब भी रात को सोती थी तो उसके वो अकेले सोती थी,
डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार एक कमरे में, आरुषि अलग कमरे में सोती थी, और आरुषि जब सोती थी तो रात को जनरली उसका कमरा बंद रहता था। वो लॉक ऐसा था कि अंदर से आरुषि नगर बंद कर दिया है, तो बाहर से कमरा कोई नहीं खोल सकता, बाहर से लॉक से ही खुलेगा। तो एक की माँ बाप के पास भी हुआ करती थी चाबी। तो ये जब आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं तो आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। पर ये सारे मैं कोर्ट की कहानी है। अभी आपको सोना तीसरी कहानी 2 सुनाइए। कमरा खुला हुआ था। उन्होंने हल्का सा दरवाजा को और धक्का दिया तो उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में है। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर तलवार को बहुत तेज गुस्सा आया। अब वो वापस हेमराज के कमरे की तरफ पलटे। वहां उन्होंने गोल्फ स्टिक रखा हुआ था। वो नोएडा गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला करते थे। वो गोल्फ स्टिक उठाकर लेकर आते हैं और उसके बाद अचानक दरवाजा जोर से खोलते हैं और पहला गोल्फ स्टिक का जो वार करते हैं वो सीधे हेमराज के सिर पर लगता है। हेमराज के सिर से खून गिरने लगता है, लेकिन डॉक्टर तलवार बहुत गुस्से में थे। उसके बाद वो दूसरा वार करते। यहाँ पे ये सब सीन ही है कि हेमराज भी बेड पे है और आरुषि भी बेड पे है, मतलब दोनों में ज्यादा गैप नहीं है। तो पहला बार किया सर पे लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार गोल्फ स्टिक उठाया और उसके बाद दूसरा बार भी हेमराज के सिर पे किया। तो जब दूसरा बार किया तो पहले मार के बाद हेमराज अपना सिर पकड़े हुआ था, लेकिन उसका ध्यान डॉक्टर तलवार की तरफ था। तो जैसे ही डॉक्टर तलवार ने दूसरा वार किया और हेमराज अपना सिर बाईं तरफ कर दिया। जब वो बाईं तरफ गया और उसी तरफ आरुषि थी, तो वो उसकी तरफ लगने की बजाय आरुषि के स्तर पर लाकर लग गया। गोल्फ स्टिक जो सेकंड था और वो चुपके पूरी फुल ब्लडेड शॉट था। बहुत बुरा जोर से ताकत लगा के वो मारते थे। तो वो सीधे गोल्फ स्टिक जो दूसरा बार था वो आरुषि के सर पे लगा और लगते हैं आरुषि के साथ से फोन निकलने लगा और एक ही बार में आरुषि लगभग बेहोश हो गई। उस वक्त तक जिंदा थी कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन वो बेहोश हो गई। यहाँ तक की कहानी ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको, ये मेरी कहानी नहीं है, अभी मैं अपनी कहानी। इसके बाद सीबीआई की कहानी है। उसके बाद सीबीआई का कहना है कि इतनी देर में आवाज शोर क्योंकि तीखा तीखी भी हेमराज और वो तो नुपुर तलवार अपने कमरे से बाहर भाग के आती है और उसके बाद वो आरुषि के कमरे में देखती है डॉक्टर तलवार के हाथ में गोल्फ स्टिक हैं। दोनों लहूलुहान बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को देखती है तो वो बेसुध, वो लगभग एक ही गोल्फ स्टिक में सर पे चुका है। ऐसी जगह पर चोट लगी थी कि आरुषि दोनों मियां बीवी के हिसाब से मर चुकी थी और वही हालत लगभग इसकी थी हेमराज की। अब ये तो देख के नुपुर तलवार घबरा जाती है। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ घर के अंदर है। दौड़ लहूलुहान पड़े हुए हैं। जिंदा भी है कि नहीं यह दोनों का अभी तक पता नहीं है, लेकिन यहां तक जो कुछ हुआ सीबीआई के मुताबिक ये सडनली हुआ। इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी। ये सब कुछ अचानक हुआ क्योंकि अचानक डॉक्टर तलवार ने देखा, अचानक उन्होंने गोल्फ स्टिक चलाया, अचानक उन्होंने सर पे हमला किया। यहां तक तो, लेकिन सिवाय के मुताबिक इसके बाद अब साजिश शुरू होती है क्योंकि थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि यह क्या कर दिया। तो अब सीन ऑफ क्राइम को साफ करने के लिए, इस इल्जाम से बचने के लिए अब दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले उसी बेड को उठाकर, बेड शीट को उठाकर उस बेड शीट पे हेमराज को ये लेके दोनों सीढ़ी से छत पर जाते और छत पर ले जाकर हेमराज लगभग बेहोश था। वृंदा था या नहीं यह नहीं मालूम क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता कि 1:01 पे हमारे या 1:02 पे उनका, ये होता है कि आप 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम तक एक्यूरेट आप मान के चल सकते हैं। तो जैसे कि 1 से 1:30 के बीच में मौत हुई है, 1 से 2 के बीच में मौत हुई है तो पता चल जाएगा, लेकिन 1:11 में मेरा 1:12 पे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बता पाता। तो उस हिसाब से इन दोनों की मौत वहीं 12.5 से 1:30 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला।
सर ये ऊपर छत पर ले जाते हैं। उसके बाद एक खाली जगह पे छत पर दो छत जहां पे मिलता था वो खाली एक गैप था, वहां पे हेमराज को लेट आते हैं और डॉक्टर तलवार नीचे आते हैं, उसका एक सर्जिकल ब्लेड उठाते हैं। डॉक्टर तलवार डेंटिस्ट है तो उनके पास ये सारी सर्जिकल्स होते हैं, तो एक सर्जिकल ब्लेड लेके जाते हैं ऊपर और उसके बाद उसके गले पे कट मारते ताकि इंश्योर हो जाए कि हेमराज बचे, नहीं तो गले पे वो मारने के बाद फिर वो उसी बेड शीट से उसको ढक के लाश को, और वहीं पे एक कूलर पड़ा हुआ था और जो के मई का महीना था तो नया कूलर था, पुराने कूलर किसी ने ऊपर रख दिया तो उसका एक पैनल निकालता है और उस पैनल को उसके बॉडी को ऊपर रख देते हैं। उसके बाद दोनों नीचे आते हैं, फिर उसके बाद तीसरी बार ये जाते हैं ताला चाबी लेकर और उस छत के जो दरवाजा था उसके ऊपर ताला लगा के और नीचे चले जाते हैं। अब नीचे आने के बाद नुपुर तलवार आरुषि के ब्लड को साफ करती हैं, आरुषि के कपड़े को बदलती हैं। डॉक्टर तलवार के कपड़े भी बदले जाते हैं क्योंकि इस पर कुछ खून के छींटे थे। उसके बाद वो गोल्फ स्टिक और वो साहा, उसके भी ये सब करने से पहले एक चीज और सेम उसी सर्जिकल ब्लेड से डॉक्टर तलवार फिर आरुषि के गले पे भी कटकर, उसके पीछे सीबीआई का तर्क ये था कि ताकि ये कहानी बता सके कि जिसने भी मारा है वो कातिल दोनों पे एक ही तरह से उसने अटैक किया और एक ही तरह से मार के चला गया, तो इसमें कोई डाउट ना हो। तो सर्जिकल ब्लेड से आरुषि का भी गले पे कट मारते हैं, उसके बाद उसके कपड़े बदले जाते हैं, बेडशीट बदली जाती है, ब्लड साफ किया जाता है। सब साफ करने के बाद ये सारे सबूत जो है कपड़े के शक्ल में, इसको और सर्जिकल ब्लेड और उस गोल्फ स्टिक को लपेटकर डॉक्टर तलवार घर से बाहर निकलते हैं। एल 32 नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार की रात करीब 1:15 होते हैं, तो यह करीब था। उसके बाद 2 बजे के बाद तो उनके हिसाब से सीबीआई के हिसाब से करीब 2 से 3 के बीच में वो बाहर निकलते हैं और ये कहीं पे जाके इसको डंप कर देते हैं। सारे सबूत को, जिसमें मतलब गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड, खून से सने हुए कपड़े, डॉक्टर तलवार के कपड़े और कृषि के कपड़े, ये सारी चीजें ले जाके डंप कर देते हैं। फिर वो वापस घर आते हैं। घर आने के बाद मेन गेट पे अंदर से ताला लगाते हैं। अच्छा 5 दरवाजे हैं आरुषि के घर में और वो लोहे के ग्रिल का दरवाजा जो पहला दरवाजा है, तो अंदर से दरवाजा लगा ताला लगाते तो ग्रिल ऐसा है कि आप ताला अंदर की तरफ भी है लेकिन बाहर से भी कोई चाहे तो वो जाली में हाथ डाल के यूं चाबी से ताले को खोल सकता है। ऐसा कई घरों में आपने देखा होगा, लंबी लंबी ऐसे सलाखें होती है तो आप आसानी से हाथ भूल जाएगा। तो कुंडी अंदर की तरफ है, ताला अंदर की तरफ है, लेकिन अगर मैं दरवाजे के बाहर हूं तो भी मैं हाथ डाल के उल्टा घुमा सकता हूं। तो अंदर आने के बाद वो पहला ताला जो है अंदर से लगाते हैं। उसका दूसरा दरवाजा लकड़ी का है, उसको वो बाहर से लगाते हैं। वो लकड़ी का भी जाली वाला है, तो जैसे बाहर का आप अंदर से खोल सकते हैं वैसे ही लकड़ी का भी है। क्या आप अंदर जाने के बाद बाहर से भी उसका लॉक लगा सकते हैं? तो पहला ताला अंदर से, दूसरा ताला बाहर से हाथ डाल के उसके बाद ये लो कमरे में पहुंचते हैं और फिर सुबह 6 बजे का इंतजार करने लगते हैं। कि सुबह और 6 बजे का इसलिए क्योंकि इनकी जो मेड थी भारती वो सुबह 6 बजे आया करती थी और रोजाना पाबंदी से ही आती थी। सुबह जब 6 बजे भारती आती है, घंटी बजती है तो फिर अक्सर दरवाजा हेमराज खोला करता था 6 बजे उठकर, तो 1 घंटे में दरवाजा नहीं खोलता। 2-3 घंटे के बाद नुपुर तलवार ऊपर से आती है। उसके बाद कहते हैं क्या हुआ है, अब रात में दरवाजा नहीं खोला। भारती से तो कहती नहीं, तो कहती है अच्छा रुको मैं आप तुम। उसके बाद वो जाती है कमरे में हेमराज के, ऊपर से चाबी का गुच्छा एक हेमराज के कमरे में भी रहता था, वो निकाल के और नीचे आती है और फिर जो लोहे का दरवाजा था उसको खोलने की कोशिश करती है। अंदर की तरफ जो बंदा जो पहला दरवाजा पटना पर तलवार खोलने की कोशिश करती है, खुलता नहीं है। उसके बाद वो 1 सेकंड खुल नहीं रहा है।
भारतीय तू देख ले। भारतीय चाबी लेती है और भारतीय खोलती और खुल जाता है। तब यहाँ पर सीबीआई का ये था कि वो जानबूझ के ये नहीं खुद खोलती है ताकि भारतीय को ये एहसास दिलाया जा सके और भारतीय कल को गवाही दे सके कि हाँ, जब वो आई थी तो दरवाजा बाहर से बंद था और ताला मैंने खोला था। तो खैर ताला खुलता है, उसका भारतीय अंदर आती है, जब भारतीय अंदर आती है तो एकदम अभी ये दोनों नॉर्मल थे। तभी उसके बाद डॉक्टर तलवार और रो रहे थे वहां पे दरवाजे के पास खड़े होके। तो क्या हुआ उसके बाद नुपुर तलवार अचानक देख के फिर नुपुर तलवार भी जोर से रोने लगती हैं। भारतीय आती है आरुषि के कमरे के पास, वो देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। बेड पे आरुषि की लाश पड़ी हुई है, ब्लड है। उसके बाद अचानक नुपुर तलवार एक पहली लाइन बोलते हैं कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया। ये पहली लाइन है जो एफआईआर में भी है। तो भारतीय कुछ समझ में नहीं आता। फिर कहती है इसलिए हेमराज ने दरवाजा निकाला। वो सारी चीजें कड़ियां जुड़ती जाती। उसके बाद जब भारती को बताया जाता है तब भारती के जरिए आरुषि के कत्ल की कहानी उस घर से बाहर पहली बार आता है। क्योंकि फिर भारतीय शोर शराबा करती है तो उसी पड़ोसी आ जाते। इस दौरान डॉक्टर तलवार जो है भारती के आने के बाद कॉल करते और पुलिस को कॉल नहीं किया जाता है। पुलिस को कॉल जो पहला कॉल जाता है वो करीब 35 मिनट के बाद जाता है। पहले वो अपने भाई को दुर्रानी फैमिली को जो उनके फ्रेंड्स थे इन सबको कहा जाता है। लास्ट में फिर पुलिस को कॉल किया जाता है और उसके बाद पुलिस आती है। फिर वो सब कहते हैं हेमराज हेमराज और पुलिस। फिर हेमराज घर में है नहीं, उसका मोबाइल नहीं मिलता। फिर हेमराज के लिए ढूंढा जाता है। हेमराज नेपाल का रहने वाला था। नोएडा पुलिस नेपाल की तरफ चली जाती है और उसके बाद अगले दिन हेमराज की लाश छत पे उसी में मिलती है, यहाँ पे रखा गया था। तो ये कहानी कोर्ट में सीबीआई ने 2013 में सुनाई। तो पहली कहानी नोएडा पुलिस की थी जो इस कहानी से काफी मेल खाती है। मतलब जो नोएडा के लिए इसको लेकर काफी छिछालेदर हुई थी। नोएडा पुलिस ने किस तरीके से जांच की कायदे से देखें तो आखिर में सीबीआई ने सारे उसी एंगल को उसी लाइन पे पूरी केस को आगे बढ़ाया जो नोएडा पुलिस ने शुरू किया। 10 दिन में काम किया था। बीच में एक कृष्णा का एपिसोड था तो ये 3 अलग अलग कहानियां आपको सुनाई। 3 एजेंसी के थ्रू। द एजेंसी 2 थी लेकिन एक सीबीआई के 2 अलग अलग आयु थे और एक पुलिस। अब इस कहानी की बुनियाद पर 2013 में सीबीआई की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार को इसका दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया और इन दोनों को बरी कर दिया। अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ की कहानी में कुछ ढोल है जिसपे मैं आपको बात करना चाहता हूँ। पहली चीज, सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा कि उस रात मर्डर करने के बाद पहली की रतन हत्या मतलब आरुषि गलती से हमारी गई। हेमराज को मारना चाहते थे, वो वार उसको लग गया। चलो सारा कुछ करने के बाद बॉडी ऊपर ठिकाने लगा दी। हेमराज की सारे सबूत मिटा दिए, बेडशीट हटा दी, खून से सने में डॉक्टर तलवार ने अपने कपड़े निकाल लिए। उसके बाद इस गोल्फ स्टिक उठाया और सर्जिकल ब्लेड लिया और ले जाके बाहर घर के निकलते हैं 2 से 3 के बीच में और उन सबको सारे सबूत को डंप कर देते हैं। अब यही सीबीआई अपने इसी जांच रिपोर्ट में एक जगह कहती है और जिसके ऊपर शुरू से वो चल रही थी और जिसमें नोएडा पुलिस भी चल रही है कि 16 मई 2008 की रात को एल 32 नंबर फ्लैट से रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक ना कोई बाहर से अंदर आया ना कोई अंदर से बाहर। मतलब फ्लैट के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि। सीबीआई का कहना है कि ऐसे एक भी प्रूफ, ऐसा एक भी सबूत, ऐसा एक भी चश्मदीद नहीं मिला है जो यह बता सके कि जिसने 32 नंबर फ्लैट में किसी को रात 11 के बाद आते देखा या वहां से निकल के जाते देखा।
अब अगर सीबीआई यही कह रही है तो फिर सवाल ये है कि सीबीआई ये क्लेम कर रही है कि डॉक्टर तलवार उस रात 2 बजे सारे सबूत लेकर फ्लैट से बाहर निकले। ले जाके आसपास कहीं उन्होंने उसको नाले में डंप कर दिया और वापस घर आ गए, तो फिर ये थ्योरी कहाँ से? नंबर 1। नंबर 2, उस गल वायु विहार सोसाइटी का एक गार्ड होता है जो नाइट ड्यूटी करता है। उसे हम लोग करीब 2030 बार मिले होंगे। और मतलब जब ये चीजें चल रही थी तो लगातार बात हो रही थी। बीच में अलग उसको सीबीआई वाले भी उठाकर ले गए थे। नोएडा पुलिस भी घंटों का ही के दिन तक पूछताछ की, लेकिन जब चीजें नॉर्मल हो गई तो हम लोग उससे लगातार बात करते थे। तो उस गार्ड का कहना था कि उस घाट की ही गवाही पर यह है कि कोई आया नहीं और कोई गया नहीं। और ये थ्योरी थी। जब हमने उस घाट जहां पे वो ड्यूटी करता है, हमने उस गेट को देखा और उस गेट से लेकर 32 का मकान देखा। वहां से कितने मोड़ है, क्या क्या दिखता है। और फिर जो हम सब, अगर हमारे आसपास भी बहुत सारे गार्ड हैं। मैं जहां रहता हूं वहां भी गार्ड है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक गार्ड लगातार किसी एक या दो फ्लैट पर ही अपनी नजरें गड़ाए रखें। ये पॉसिबल नहीं है कि ये गार्ड कंटिन्यू अपनी आंख खोलकर ड्यूटी करता रहे। वो भी इंसान है। कई बार झपकी भी आती है, कई बार गप्पे मारता है, कई बार जरूरी काम के लिए बाथरूम और उस वहां भी जा सकता है। कई बार बीड़ी सिगरेट पीने के लिए इधर उधर निकल लेता है। वो वक्त क्राइम में बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो उस गार्ड की ये गवाही, दो चीजें यहाँ पे हैं। या तो वो गार्ड ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था और उसने वाकई किसी को निकलते हैं और आते और जाते देखा नहीं है 11 से 6 के बीच में, क्योंकि उसकी शिफ्ट थी। नंबर तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उस दौरान अपनी ड्यूटी पर था ही नहीं। ईमानदारी से वो कहीं इधर उधर था और इस दौरान मौका मिल गया। सामने वाले को उसने देखा कि कोई है नहीं और रात को निकल रहा है तो कोई देखेगा नहीं और नजरें बचा के आप जा सकते हैं। तो अगर ये सीबीआई के वो थ्योरी सही है तो फिर डॉक्टर तलवार ने इसका फायदा उठाया। और अगर डॉक्टर तलवार बेकसूर है तो फिर इसका मतलब है कि गार्ड सच बोल रहा है। तो यहाँ पर लेकिन सीबीआई ने अपने केस को खुद ही कमजोर किया, ये कहकर कि रात को इन्होंने सबूत मिटाने के लिए बाहर गए और वापस घर के अंदर आ गए। जबकि दूसरी तरफ कह रहा है सीबीआई ने ये कहा कि कातिल कोई बाहर का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस रात उस घर में ना कोई बाहर से आया ना उस रात उस घर से कोई बाहर निकला। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। ये दोनों में आप कोर्ट में जीत नहीं सकते। ये तो एक पहलू बुरा पहलू, आज 10 साल के बाद भी न वो गोल्फ स्टिक मिला है और न वो सर्जिकल ब्लेड मिला है जो मेन वेपन है। कत्ल हुआ है। यहाँ पे केस कमजोर हो गया। नंबर 3, जो मोबाइल की कॉल उसके मोबाइल बहुत बाद में मिले थे, उससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तो वो भी पता नहीं, मतलब कोई केस में अहम चीज नहीं जुड़ पाया। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इसमें बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से जांच हुई, नार्को हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, फॉरेंसिक की टीमें एक एक चीज को चेक किया। ये किसी के बीच में और था कि फॉरेंसिक टीम ने कैसे काम किया था उस पे फिल्म में भी आपने देखा होगा। ये जो फ्लैट जहां पे ऊपर में हेमराज की लाश रखी गई थी वहां पे एक दीवार पे ऐसे पंजे का निशान था, खूनी पंजे का। वो सारी टीवी में हेडलाइंस भी थे और लगातार सुर्खियों में रहा। तो खूनी पंजे का निशान था। तो जब ये खूनी पंजे का निशान मिला तो तब वहां पे पुलिस वाले तो उसको इतना ध्यान नहीं दिया। अब सीबीआई के पास यह केस आया तो सीबीआई वो पंजे का निशान देखकर बहुत खुश हुई थी। और ये मैं अब सीबीआई के कुछ अफसरों से अपनी बातचीत के आधार पर आपको बता रहा हूं। जब वो छत पे गए और उन्होंने पंजाब देखा तो ने कहा कि लो अब बच के दिखाए का तेल। ये लाइनें थे कि निशान छोड़ो, पूरा पंजा छोड़ गया, अब कहां से बचेगा। और जाहिर सी बात है वो 15 कातिल का ही हो सकता था, क्योंकि अगर हेमराज का होता और हेमराज लड़खड़ाते बढ़ाते ऊपर छत तक पहुंचा था तो सिर्फ एक पंजा नहीं होता। फिर उसके लाइन से खून कैसे निशान होते या हाथ उसका पत्ता होता है, क्योंकि वो था, लेकिन ऐसा था नहीं।
वो सीधा सीधा था कि मतलब कोई जा रहा था और उसके हाथ में था और उसने गलती से सहारा लेने के लिए या दीवार कट्टे लगाने हाथ लगा दिया और वो आ गया। तो खैर जब वो पंजाब देखा तो सीबीआई को लगा कि अब तो कातिल दूर नहीं है, इस फंदे से विजली पकड़ लेंगे। जो भी है, इसके बाद उस पंजे के पास डॉक्टर तलवार, राजेश तलवार, मैच कराया गया। उनका पूरा पंजाब मिल गया। उन्होंने कहा चलो फिर भी और थोड़ा सा संतुष्टि कर लें। उनके भाई दिनेश तलवार को बुलाया गया और उनका लगाया गया, उनका भी पूरा मिल गया। इसके बाद एक एक करके और जो कल्प्रिंट थे, जो सस्पेक्टेड थे, उनका किराया अब परेशान कि ये क्या है, ये तो सबका मिल रहा है। तो बाद में पता चला कि एक बाल इंसान का जो पंजाब होता है यहाँ तक का, इसका अगर आप कोई कहीं पे छाप छोड़े और उसके बाद आप उस पे अपना हाथ रखें तो 90% लोगों के वो मैच कर देंगे, क्योंकि ये लगभग साइज कॉमन होता है, लकीरें अलग होती है, फिंगरप्रिंट्स अलग होता है, उसमें लाखों वो होते हैं। इसलिए इंसान का फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी का दुनिया में एक दूसरे का मैच कर ही नहीं सकता पॉसिबल। लेकिन ये जो पंजा का मार्ग था वहां पे ही मतलब हम लोगों को जब ये बताया एक्सपर्ट्स ने, तो हम लोगों ने बकायदा इसका डेमो खुद किया, इंक लगाकर पूरे हाथ में और रखा और उसका दम मैं ऑफिस में ही कई लोगों से उस पर रखवाया और उससे मतलब 10 में से 8 के मैच कर रहे थे। तो फिर ये पता चला कि नहीं, इससे आप नहीं पता चल सकते हैं। जब फिंगरप्रिंट चाहिए तो खैर एक वो चीज आई, वो भी चली गई। तो कुल मिलाकर इसमें हुआ यह कि कहानियां 3 अलग अलग आई साहब ने, और हमेशा कहानी नहीं आई, सबूत एक भी नहीं आया। नालायक लाया जिससे कि मर्डर हुआ था। मोटिव की बात है, जहां तक ये मोटिव भी एक कहानी है कि हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में देखा और इसलिए खत्म हो गया, लेकिन ये कहानी कौन सुना रहा है? ये सिर्फ नोएडा पुलिस या फिर बाद में सीबीआई। इस कहानी को कंफर्म करने के लिए अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कुछ बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है क्राइम में, जैसे हेमराज का पूरा बिहेवियर किया था।